सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी और हम लोगों ने ओम्स लॉ तक डिस्कस कर चुका था एंड वी हैव आल्सो लर्न दैट the resistance of a wire does not depends on current and potential. So in today's class we will learn that what are the factors in which the resistance of wire depends. तो उसको हम लोग लिखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, जिसको चेंज करने से उस वायर का रेसिस्टेंस चेंज हो सकता है. तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है. जो 4 फैक्टर्स हम लिखेंगे वही 4 फैक्टर पे किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है. तो वो फैक्टर्स हैं So these are the 4 factors in which resistance of wire depends. इसका मतलब है कि इन चारों चीज में से अगर किसी एक को चेंज करेंगे तो उस वायर का रेजिस्टेंस अपने आप चेंज हो जाएगा. अगर हम करंट को चेंज करें या पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करें तो रेजिस्टेंस वायर का चेंज नहीं होगा. ये 4 फैक्टर है. लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कितने एरिया से करंट पास हो रहा है. अब देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस इन 4 फैक्टर से कैसे रिलेटेड है. तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया. एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर वायर का लेंथ ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस वायर का बढ़ जाता है. यहां से क्या कंक्लूजन निकाला? यहां से निकाला रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. तो लिखो इसको रेजिस्टेंस ऑफ वायर तो ये 4 फैक्टर है. ये 4 फैक्टर से रेजिस्टेंस कैसे रिलेटेड है? पहला फैक्टर था लेंथ ऑफ द वायर, यानी लेंथ ऑफ द वायर से कैसे डिपेंड है. हाउ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर रिलेटेड टू इट्स लेंथ. इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, तो उस केस में उस वायर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा था. वहां से कंक्लूजन निकला कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली proportional to its length. It means if the length of the wire is greater, resistance will also greater. If the resistance is smaller, it means length is also smaller. यानी लेंथ के साथ कैसे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा. वही लिखे हैं. ये रेजिस्टेंस, ये प्रोपोर्शनल का साइन है. आर इस रेजिस्टेंस और ये एल इसको लिया गया है लेंथ. एग्जांपल के लिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर मेरे पास एक छोटा सा बड़ा सा वायर है, इसे मान लो यहाँ पे भीड़ वाला एरिया है, यहाँ से आदमी को पास करना है और भीड़ वाले एरिया से अगर पास करना है, अगर भीड़ वाला एरिया से ज्यादा दूर जाएगा आदमी तो ज्यादा दूर जाने में उसको ज्यादा समय लगेगा. ठीक, अगर इस एरिया को कम करते हैं, लेंथ को कम कर दें, अगर भीड़ वाले एरिया से आदमी को इतना ही दूर जाना तो क्या होगा? आदमी तो थोड़ा ऊपर वाले से कम समय लगेगा. सेम केस इलेक्ट्रॉन के साथ है कि अगर ज्यादा वायर को ट्रेवल करना पड़े, यानी लेंथ बड़ा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और लेंथ क्या है? छोटा है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा. अगला फैक्टर है रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है, वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये भी एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि वायर का एरिया को अगर बढ़ाया जा रहा है तो उस वायर का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है. यानी उसके एरिया के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसा है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. वायर का जो एरिया है जहां से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, अगर उस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है और उस एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब
कैसा प्रोपोर्शनल है, तो वही लिखा गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास एक वायर है, यहाँ पे पतला सा वायर है, एक पतला सा वायर है, अब इलेक्ट्रॉन जो जिस एरिया से पास करता है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इलेक्ट्रॉन के पास ये वाला एरिया है, इधर से इलेक्ट्रॉन पास करेगा। अब कोई वायर है, मान लो उस वायर का एरिया को इंक्रीज कर दिए बहुत ज्यादा, तो ये वाला एरिया वायर है, अब इसके पास क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होने से अब इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा आसानी से मूव करेगा क्योंकि इसके पास स्पेस बढ़ चुका है। तो वायर के एरिया को बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों घट जाता है, क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े रेजिस्टेंस का मतलब है करंट को रोकना, लेकिन जैसे वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम इंक्रीज किए हैं, इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा स्पेस हो गया है, इसीलिए वायर के बड़े वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर पा रहा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन वी इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रॉन गेट मोर स्पेस, इलेक्ट्रॉन गेट मोर स्पेस टू फ्लो। इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा स्पेस हो जाता है फ्लो करने के लिए, इसलिए वो आसानी से फ्लो करता है। लेकिन जैसे वायर का एरिया कम होता है, इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा स्पेस नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव मोर स्पेस टू फ्लो, सो इट ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस व्हेन द एरिया इज स्मॉल। अगला फैक्टर हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर। अब वायर का नेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये क्या था, अगर दो आइडेंटिकल वायर, एल्युमिनियम का दो आइडेंटिकल वायर लिया गया तो क्या देखा कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। फिर सेम लेंथ और सेम एरिया का कॉपर वायर लिया गया तो क्या देखा, उसका रेजिस्टेंस एल्युमिनियम वाले वायर के रेजिस्टेंस से क्या है, अलग है। इसका मतलब रेजिस्टेंस अलग अलग मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, एक हमारे पास पाइप है कोई, अगर इस पाइप पे नीचे कुछ नहीं है, इस पाइप पे ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है, इस पाइप पे वाटर ऐसे आसानी से फ्लो कर रहा है, लेकिन एक दूसरा पाइप मेरे पास है जिस पाइप का नीचे वाला सरफेस थोड़ा सा रफ है, ऐसे रफ है, ये रफ सरफेस है। तो अब इस वाले पाइप में जब पानी ट्रेवल करेगा तो पानी को यहाँ पे क्या पड़ेगा, अपोजिट फोर्स लगेगा। तो सेम केस किसमें है, वायर मटेरियल में है। कोई मटेरियल है जिसका पास उसका जो नेचर है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फ्लो होने देता है, और कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन को कम फ्लो होने देता है। यानी यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि मटेरियल के नेचर पे भी क्या करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगला फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ द वायर। तो ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि वायर का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो ये चार फैक्टर्स था, चारों फैक्टर बच्चों समझ में आ गया। कौन कौन सा था, इसका लेंथ, एरिया और टेम्परेचर और उसका नेचर। तो हम लोग क्या जाने कि जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे रेजिस्टेंस कम होगा, जहां पे लेंथ ज्यादा होगा वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसीलिए ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि ऐसे प्लेस जहां पे हमको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, द प्लेस वेयर वी नीड मोर रेजिस्टेंस, तो उस प्लेस पे हम लोग लॉन्ग वायर यूज करेंगे और थिन वायर यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारा हीटर में जो हम लोग वायर देखते हैं, इन हीटर द कॉइल वायर इज वेरी थिन एंड वेरी लॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इन हीटर वी नीड lots of resistance, so we use a long wire and thin wire in a heater. As for example, in our bulb the filament where we need lots of resistance, the filament wire is very thin and it is coiled. Why it is coiled? In short place we can put a long wire. तो हम लोग क्या देखें कि जहां जहां पे हम लोग को ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, at that place we use wire of वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेरी लॉन्ग। इसके अपोजिट हम लोग क्या करते हैं कि जहां पे हमको रेजिस्टेंस कम चाहिए, द प्लेस वेयर वी नीड लेस रेजिस्टेंस, उस केस में हम लोग जो वायर यूज करेंगे उस वायर का एरिया ज्यादा होता है और उसका लेंथ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जो वायर हमारे घर में मेन सप्लाई से आता है उसका लेंथ हम लोग जनरली मोटा रखते हैं, मोटा इसलिए रखेंगे ताकि रेजिस्टेंस कम होते। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द प्लेस वेयर वी नीड मोर रेजिस्टेंस वी यूज
लॉन्ग वायर एंड थिन वायर, तो लिख लो इसको द प्लेस the place where we need more resistance, the place where we need more resistance we use thin and long wire। जैसे कि हम लोग बात किए कौन कौन से ऐसे प्लेस है तो जहां पे हमको क्या चाहिए, ज्यादा रेसिस्टेंस चाहिए, तो सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है हीटर का, बल्ब का और आयरन का। इन सारे प्लेस पे जो हम कॉइल को खोल के देखते हैं वो कॉइल का वायर बहुत ही लंबा होता है और पतला होता है। इसके पीछे मकसद क्या छिपा है, तो हम लोग कोई काम करते हैं उसके पीछे क्या छिपा है, मकसद छिपा है। तो हमारा यहाँ पे एक ही एम है कि हमको रेसिस्टेंस ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा रेसिस्टेंस के लिए वायर के लेंथ को हम लोग क्या कर दिए हैं, बहुत ही ज्यादा कर दिए हैं और वायर का एरिया को बहुत ही पतला कर दिए हैं। अगला केस है कि जहां पे हमको कम रेसिस्टेंस चाहिए, द प्लेस वेयर वी नीड लेस रेसिस्टेंस, द प्लेस where we need less resistance we use shorter wire। कैसे वायर को यूज करते हैं, जो वायर का लेंथ थोड़ा छोटा हो और वायर क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। तो ऐसे प्लेस पे शॉर्ट और थिक वायर यूज करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे रेसिस्टेंस कम चाहिए और रेसिस्टेंस हमको पता है कि लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मोटा कर दिया वायर को तो एरिया बढ़ गया और वायर को शॉर्ट कर दिया तो लेंथ घट गया, एरिया भी घट रहा और लेंथ भी घट रहा है, इससे रेसिस्टेंस उसका अपने आप घट जाएगा। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर है। अब हम लोग अगला टॉपिक जो करने वाले वो यहीं से आया है, उसका नाम है रेसिस्टिविटी। इस टॉपिक में बच्चे को बहुत कंफ्यूजन रहता है लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से पढ़ें, इसको अच्छे से उतारो। रेसिस्टिविटी, तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि वायर का जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वायर के लेंथ से। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, दिस इज इक्वेशन 1। और दूसरा क्या देखे थे, रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर इसको ये पता नहीं तो वो शुरू से देख ले एक बार। अब यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंबाइन करेंगे, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन 1 एंड 2, तो यहाँ से हमको मिलेगा ये रेसिस्टेंस, ये प्रोपोर्शनल का साइन, ऊपर मेरे पास लेंथ है तो लेंथ को लिखेंगे और नीचे हमारे पास है एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया को। और हम लोग को पता है कि साइन और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, कांस्टेंट डालते हैं। तो अगला स्टेप जो हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, इसको हटाओ कांस्टेंट डालो यहाँ पे, कांस्टेंट इसकी बात हम करेंगे अभी, डिवाइड लाइन और ये l/a। यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से हमारे पास आया रेसिस्टेंस इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट इज नोन एज रो, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रो। बच्चों इसको लिख लो R/H/O। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये रो क्या है, रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दिस रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए रो डालते हैं और इसी रो को बोला जाता है रेसिस्टिविटी। कहीं कहीं इसको देखें हम लोग क्या बोला जाता है, इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब इस रेसिस्टिविटी का हम लोग डिफिनेशन समझते हैं, कि डिफिनेशन क्या है इसका। तो हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन से क्या देखें, वी नो दैट
we know that resistance is equal to rho into L डिवाइड बाई A। हमको क्या चाहिए? रो चाहिए। तो रो को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? रो को लिखो, रो इज इक्वल टू, सारे को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा R, A नीचे है ऊपर चला जाएगा और L कहाँ पे है? नीचे आ जाएगा। दिस इज आवर रो, दिस इज आवर रेसिस्टेंस। तो यहाँ से हम अब रेसिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? हम सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास जो वायर है उस वायर का लेंथ है हमारे पास 1 मीटर। वायर का लेंथ कितना है? इफ, ये सपोज है, इफ लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ कितना है? ये हमारे पास 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना है? 1 मीटर है। एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर या 1 यूनिट स्क्वायर। यूनिट की बात हम नहीं कर रहे, बस न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे रेसिस्टिविटी का। अब हम क्या करते हैं? सारे को उसके जगह पे पुट कर देते हैं। अगर पुट करें तो हमारे पास है रो, इट इज इक्वल टू रेसिस्टेंस के लिए R इनटू में क्या आएगा? एरिया। एरिया कितना है? A यानी 1 मीटर। ए कितना है? सॉरी 1 मीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया है, यूनिट बाद में लिखेंगे। और हमारे पास लेंथ कितना है? 1 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? यहाँ से जो हमारे पास कंक्लूजन निकला वो क्या है? रो इज इक्वल टू 1 खत्म नहीं लिखते इसको, इट इज इक्वल टू R। यहाँ से हमारे पास एक सुंदर सा चीज आया। क्या है सुंदर सा चीज? हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रो इज इक्वल टू R। यहाँ से क्या पता चल रहा है? रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस। कब? जब वायर का लेंथ हो रहा है 1 मीटर और एरिया हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? न्यूमेरिकली रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इक्वल टू इट्स रेसिस्टिविटी व्हेन इट्स एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 1 मीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या डिफाइन किए? रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस। कंडीशन क्या होना चाहिए हमारे पास? 2 कंडीशन। पहला कंडीशन, उसका लेंथ कितना होना चाहिए? 1 मीटर और एरिया कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। इस केस में जो रेसिस्टेंस आ रहा है किसके बराबर आ रहा है? रेसिस्टिविटी के बराबर आ रहा है। तो रेसिस्टिविटी ऑफ अ वायर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेसिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर हैविंग लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 यूनिट स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको रेसिस्टिविटी। डिफाइन लिख लो इसको। रेसिस्टिविटी को डिफाइन किए हैं। द रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम लोग क्या बात की? अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसका लेंथ है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 1 यूनिट स्क्वायर, उससे जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टिविटी के बराबर होगा। एग्जांपल के लिए हमारे पास मान लो इसका एरिया है, ये एरिया कितना है? 1 मीटर और ये लेंथ यहाँ से तक कितना है? 1 मीटर। अगर ये वाला कंडक्टर जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा वो रेसिस्टेंस किसके बराबर होगा? रेसिस्टिविटी के बराबर होगा। दूसरे वर्ड में अगर हम रेसिस्टेंस को डिफाइन करें, रेसिस्टिविटी को डिफाइन करें, तो अगर मान लो हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है क्यूबिकल शेप में। किस शेप में है? क्यूबिकल शेप में है, यानी इसका लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रीथ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है। अगर इसके 2 अपोजिट फेसेस पे हम क्या करें? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। एक फेस ये है, यहां से वायर लगा के क्या किए, और एक फेस ये है। दोनों फेस पे क्या किए? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं, हमेशा क्या लेना? 2 अपोजिट फेस, इस वाले फेस से और इस वाले फेस से क्या किए? वायर कनेक्ट करके उसमें पोटेंशियल अप्लाई कर दिए। अब ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, सारे एरिया 1 मीटर होगा
और ये लेंथ कितना है 1 मीटर। तो यूनिट लेंथ भी हो गया और यूनिट एरिया भी हो गया। इस कंडक्टर इस क्यूबिक मेटालिक क्यूब के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा वो किसके बराबर होगा, रेसिस्टिविटी के बराबर होगा। तो हम लोग रेसिस्टिविटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूबिकल कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब इसका एरिया भी 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा, और लेंथ भी 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुछ दो डिफिनेशन है रेसिस्टिविटी का। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या लिखेंगे। तो यूनिट हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो ये यूनिट को लिखते हैं ओम मीटर। ओम मीटर ये कैसे आएगा हमको पता है, ये होता है रो इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई ए बाई एल। और हमको पता है इसका आर का होता है ओम, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड बाई लेंथ का भी मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा ओम, और यहाँ पे मीटर। तो ये किसका आ गया यूनिट आ गया, किसका रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी के बारे में ये थ्योरी था। अब हम कुछ क्वेश्चंस के द्वारा इसको समझेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और लेंथ एल। हमारे पास कोई वायर है, उसका लेंथ एल लिए है और एरिया कितना है ए है। यहाँ पे हमारे पास दो केस आएगा कि रेसिस्टेंस कैसे वेरी करेगा अगर हम उस वायर को बीच से फोल्ड कर दें। हमारे पास वायर है, उस वायर को क्या हम यहाँ से फोल्ड कर दे रहे हैं। पहला केस है when it is folded to its half, यानी एक बार फोल्ड किए हैं बीच से, तो हमारे पास वायर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। when it is folded to its half, यानी जो हमारे पास लेंथ था पहले कितना था l था, अब ये जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा l बाई 2, ये लेंथ हो जाएगा l बाई 2। और जैसे फोल्ड किए तो एरिया अपने आप क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि किसी भी मटेरियल का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। एरिया चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में खुद ब खुद चेंज आ जाएगा। तो ये एरिया कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब देखते हैं रेसिस्टेंस कैसे वेरी करता है। तो हम लोग को पता है एज वी नो दैट रेसिस्टेंस इट इज इक्वल टू अगर हमको लेंथ पता है l, एरिया पता है a, तो हो जाएगा रो l डिवाइड बाई a। ये मेरे पास पहला इक्वेशन आया, इक्वेशन फर्स्ट है ये। दूसरे वाले केस में when it is folded, when it is folded हमको पता है हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा L बाई 2 और एरिया हो जाएगा 2a। इस वाले को हम R1 बोल देते हैं। और सेकंड केस में अब हम जो रेसिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है लेंथ और ब्रिज चेंज करने से रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है। रेसिस्टेंस हमको पता है, रेसिस्टेंस जो होता है वो होता है L डिवाइड बाई A। तो L कितना है, तो L की जगह L को रखते हैं, L मेरे पास है L बाई 2, लेंथ को मेरे पास L डिवाइड बाई 2, फिर डिवाइड किससे लगाते हैं, डिवाइड बाई एरिया। एरिया मेरे पास है 2a, एरिया कितना है 2a और इनटू में रो। इस रेसिस्टेंस को हम बोल देते हैं R2। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये किसके बराबर आएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा रो, यहाँ पे L, फिर A आएगा और 2 2 जा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये R2 जो आया, ये R2 का वैल्यू हमारे पास आया रो L बाई A को एक साथ कर लेते हैं, L डिवाइड बाई A, और नीचे कौन बच गया 4, जिसको अलग से लिख देते 1/4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमको पता है ये वाला जो पूरा मटेरियल है, ये वाला पूरा मटेरियल रो इंटू L बाई A, रो इंटू L बाई A। इक्वेशन फर्स्ट में हम देख सकते हैं किसके बराबर है, R1 के बराबर है, इसलिए इस वैल्यू के बदले हम लोग लिख देते हैं R1। तो अगला जो हम इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा R2 और इस वाले वैल्यू के बदले R1
और नीचे मेरे पास 1/4, तो किसके बराबर आया, R2 जो आया वो आया 1/4 R1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक नया सा चीज आया कि वायर को हम लोग बीच से फोल्ड किए थे, यानी एरिया बढ़ गया। तो हम लोग पढ़े थे एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस 1/4 हो गया। यहाँ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं when the wire is folded to its half, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो लिख लो इसको, when wire of length L and cross section area A is folded to half, its resistance become 1/4 times। नया जो रेजिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले रेजिस्टेंस से, क्योंकि यहाँ पे एरिया बढ़ रहा और लेंथ घट रहा है। एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है और लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। सपोज करते हैं हमारे पास कोई वायर है, अगर उसका रेजिस्टेंस है 16 ओम, पुराना रेजिस्टेंस कितना उसका, अगर 16 ओम है, अगर इसके वायर के लेंथ को क्या करते हैं, वायर को अगर फोल्ड कर देंगे तो नया वाला जो रेजिस्टेंस आ जाएगा R न्यू, वो कितना हो जाएगा, 16 का 1/4, 16 का 1/4 यानी 4 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखे कि वायर के लेंथ और एरिया को चेंज करने से रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। अगला केस क्या है, यहाँ पे हम लोग वायर को फोल्ड किए थे, अगला केस में क्या करेंगे, वायर को उसको हम लोग खींच के उसके लेंथ के दोगुना कर देते हैं। तो ये वाला डेरिवेशन हम नहीं बताएंगे, बस वहाँ पे क्या करना है, लेंथ के जगह L2 हो जाएगा और एरिया A/2 हो जाएगा। इसको डेराइव खुद से करना है रेसिस्टिविटी के लेक्चर में, इतना ही। और आगे क्लास में हम लोग फिर बात करें अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना हो तो अपने कमेंट सेक्शन में लिखें, न्यूमेरिकल्स के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें इसका अपडेट आपको मिलते रहे। और असाइनमेंट के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें, वहाँ पे आपको असाइनमेंट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय।